हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हम पास्ट ईयर को सोल्व कर रहे थे। हम 2021 वाले पेपर के ऊपर बात कर रहे थे। आज हमारा है डे 9। बीच में 1-2 दिन मिस हो गया था, उसके लिए सॉरी। ओके, तो अभी डे 9 के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। ओके, तो इन क्वेश्चंस को समझते हैं कि इनमें क्या गिवन है, क्या अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। काफी इजी क्वेश्चंस है, मैंने तीनों देखे हैं, काफी इजी क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबको ग्रेस मार्क्स था। ठीक है, अब ग्रेस मार्किंग थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ थी। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखना चाहूँ तो इसने बोला कि हमारे पास कोई सैंपल था x1 x2 डॉट 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 xn। ओके, फिर इसने पॉपुलेशन दी कि हमारे पास पॉपुलेशन थी यूनिफॉर्म थीटा -5 कोमा थीटा +5। ठीक है, तो यहाँ पे ही दिक्कत आ गई। यहाँ पे जिसने क्वेश्चन सेट किया होगा उन्होंने मतलब सही लिखा होगा मे भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइपो हुआ होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में जब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा होगा इन लोगों ने यूनिफॉर्म को, उस टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। मे बी यहाँ पे माइनस थीटा रहा होगा या कुछ और रहा होगा। ठीक है, तो अगर जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर मैं बात करूं तो हमारे पास माइनस थीटा में नहीं है, हमारे पास ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब जब भी हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की बात कर रहे होते हैं, जब भी इन्फ्रेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक पॉपुलेशन होती है, एक सैंपल होता है। ठीक है, इन्फ्रेंस के दो पार्ट होते हैं, एक है इन्फ्रेंस पार्ट 1, एक 2 है। इसमें एस्टिमेशन है, इसमें टेस्टिंग है। एस्टिमेशन का मतलब होता है सैंपल में से देख के पॉपुलेशन के बारे में इंसाइट निकालना। टेस्टिंग का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दे दी, उसकी वैलिडिटी चेक करना। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या थी, यहाँ पे पॉपुलेशन थी यूनिफॉर्म थीटा -5 कोमा थीटा +5। ठीक है, अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमें डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है उसके पीडीएफ से। ठीक है, पीडीएफ या फिर पीएमएफ जो भी होगा वहां पे, उसके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि जो पीडीएफ होता है वो ही उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, कोई बोले कि नॉर्मल हमारे पास कुछ ऐसा होता है, नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल बेल शेप होता है। ठीक है, मान लिया वो उसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से? तो हमारे पास एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ के तरीके से या फिर उसके जरिए हमने क्या किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन हुआ, जो हमारे पास कर्व बन के आया, वो पीडीएफ से आया है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। ठीक है, नाम तो दिए गए हैं बाद में, पहले डिस्ट्रीब्यूशन को समझा गया था, फिर है कि इसके अंडर ये चीजें होती हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हमने ये रख दिया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। अब यूनिफॉर्म के पैरामीटर क्या होते थे, अल्फा कोमा बीटा। अगर मैं यूनिफॉर्म ये ले लेता हूँ तो ठीक है, ये दो पैरामीटर हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में एक चीज दिख रही है कि जो हमारा पैरामीटर है दैट इज थीटा, एंड थीटा इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। लेकिन जैसे इस यूनिफॉर्म का मैं पीडीएफ लिखना चाहूंगा, दिस विल बी 1/θ+5 माइनस θ+5। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/10। तो जो हमारा पॉपुलेशन आ गया, उसका जो पीडीएफ आ गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, वो पीडीएफ थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब हम सैंपल का यूज करके क्या कर रहे होते थे, सैंपल का यूज करके हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे होते थे। अब यहाँ पे हमें कुछ भी एस्टिमेट करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन था, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो उसके पीडीएफ पे डिपेंड करेंगी, और पीडीएफ हमारा थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया था, जिस वजह से सबको ग्रेस मार्क्स मिला। तो आगे जो भी बात की गई होगी वो वैलिड रखेगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि टी मैक्सिमा कुछ भी डिफाइन कर रखा है, मतलब आगे एज पर क्वेश्चन इन्होंने सेट किया तो डिफाइन किया होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस थे, लेकिन ये मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे गिवन था जिसके बारे में हम मेरे को पहले से ही पता था। ठीक है, इट्स लाइक कि मैं मेरे पड़ोस वाले भैया से बोलूं कि यार तेरे को मेरा घर पता है, फिर वो तुक्का वो सोच के थोड़ी बताएगा कि हाँ यार, अगर ये इस रास्ते से आता है इसका मतलब इसका घर इसी रास्ते पे है। वो पड़ोस में रहता है, उसको पता है, वो बोल देगा हाँ भाई तेरा घर ये है, वो रूम भी बता देगा, तो ऊपर वाले रूम में रह रहा है, नीचे वाले में रह रहा है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि हमें जो चीज पहले से पता है उसके बारे में हम कुछ करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे ग्रेसिंग मार्क्स थी, सबको मार्क्स मिले। ठीक है, तो पॉपुलेशन, ये एक चीज समझनी थी कि पॉपुलेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उसके पैरामीटर पे डिपेंड करती है। बट इफ द पैरामीटर इज ऑफ नो यूज, इन दैट केस वो एब्सर्ड हो जाएगा। अब मैं थीटा को कुछ भी ले लूं, यहाँ पे कुछ भी कोई एस्टिमेट करके मेरे को बोलेगा कि भैया यहाँ पे थीटा को आप ले लो 10, ले ले भाई, पीडीएफ सेम रहेगा। दूसरा फ्रेंड आके बोल रहा है 100 ले लो भैया, 100 भी रहेगा। एक और फ्रेंड आ रहा है 200 ले लो, वो भी सही है। तो यहाँ पे थीटा हमेशा ही सही है। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो इसमें कुछ था नहीं, बस एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो यहाँ पे कुछ गलती था वो मैंने बताया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो 20 क्वेश्चन काफी इजी है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था ये वाला। तो इसमें क्या है, इन्होंने हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हमारे पास x है, दिस फॉलोइंग काई स्क्वायर विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। दूसरा y था, दिस फॉलोइंग काई स्क्वायर
विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा होगा, MCQ। ठीक है, तो मल्टी करेक्ट नहीं होंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट जो नोट करना था, इसको प्रॉपर सोल्व करने की नीड नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। मल्टी करेक्ट नहीं होगा, उसके बाद सिंगल करेक्ट होगा। समझ में आया? ऑप्शंस पढ़ता हूं मैं, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0.7, दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0.7। दूसरा ऑप्शन इसका अपोजिट है, दिस इज लेस देन। सो थिंग इज, ये बात कह रहा है कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो एक जनरल सा मैं स्टेटमेंट एक कह रही है मेरे को, स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट आई एम ए मैन। ठीक है, स्टेटमेंट बी कह रही है आई एम ए वुमेन। सो थिंग इज, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो MCQ था, तो अगर कोई सोल्व ना भी करे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस है, कोई सोल्व ना भी करे तो वो देख के पता कर सकता है कि इन दोनों में से ही आंसर होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है और हमें बताना था कौन सी बात सही है, तो एक सही होगी, तो नीचे वालों को मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 मार्क्स का है, तो मतलब कुछ नहीं भी करना चाह रहे तो तुक्का मारा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक दूसरे का अपोजिट है, आप देख लेते हैं कि कौन सी बात वैलिड रहेगी, कौन सी इनवैलिड रहेगी। तो यहाँ पे सबको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो काई डिस्ट्रीब्यूशन था उसका PDF किस फॉर्म में होता था। ठीक है, तो काई का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है। वो ग्राफ क्या कह रहा है मेरे को, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, इन दैट केस हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे जा रहे हैं, ये वाला है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए कुछ ग्राफ ये वाला गया। डिग्री फ्रीडम 3 के लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसे गया। ठीक है, तो 1 और 2 के लिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जैसे हम 3 के ऊपर जा रहे थे तो ग्राफ कुछ ऐसे होता जा रहा था। ठीक है, कुछ ऐसे हुआ। अब किसी को काई स्क्वायर के बारे में पता होगा कि जैसे जैसे हम डिग्री फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा इन द फॉर्म लाइक दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो नॉर्मल कर्व की साइड जाता जाएगा। यहाँ पे स्क्यूनेस है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे तो तुम देख पा रहे हो जैसे टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो समथिंग ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, नॉर्मल को टेंड कर जाएगा। सो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे देखो, एक्स के लिए मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा था 6 और वाई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा था 3। ओके, अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, ये तुम्हें मतलब वहां पे भी विजुअलाइज करना पड़ेगा, बना के भी देख सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि भाई काय का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो किस फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, तो x की वैल्यू थी 6, तो 6 के लिए अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 वाला फैक्टर उठाता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के ऊपर मेरे पास ग्राफ कुछ ये वाला है, ये वाली लाइन। ठीक है, दिस लाइन इज फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो इसको ही अज्यूम कर लेता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के लिए। थोड़ी सी टिल्टेड होगी लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 के लिए इन्होंने ये दे रखी है, सो दिस इज फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब इसने बोला कि हमें 0.7 एक वैल्यू थी, उसके ऊपर देखना था, तो 0.7 कुछ यहाँ पे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रही होगी तो मैं ऊपर की लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इस वाले कर्व को कुछ यहाँ पे कट किया है इसने, और इस वाले कर्व को जस्ट वहां पे कट कर दिया जहां से स्टार्ट हुई थी। अब पूरे कर्व के नीचे अगर तुम किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखोगे, N1 N2 किसी के लिए भी देखोगे, तो जो ये कर्व बनेगा कि अगर मैं सिर्फ एक कर्व लेता हूँ, N1 के लिए कुछ ऐसा बन गया, तो N2 के लिए कुछ ऐसा बन गया, कुछ भी बन गया, पूरे कर्व के नीचे का एरिया 1 होता है। PDF की प्रॉपर्टी है, ये एरिया 1 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए, तो यहाँ पे ये वाला एरिया बच गया, और इसने बोला था x ग्रेटर देन दिस थिंग, ये y है, सॉरी, y ग्रेटर देन दिस थिंग, और x ग्रेटर देन 6, x 6 वाला था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास y जो था उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, सो y की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें क्या आ गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी दैट y ग्रेटर देन 0.7, ये वाला पार्ट आ गया जो यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट है। ठीक है, जो इस लाइन के नीचे आ रहा है, वो ब्लू वाले के नीचे। ओके, फिर मैं बात करता हूँ अगर 5 वाली है, और वी कैन से डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 वाली, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0.7। ठीक है, तो x 6 डिग्री वाला था, ये यहाँ पे ही कट कर गया, 5 वाला काफी नीचे कट कर गया, ये तो 10 के लिए था, सॉरी। तो ये एरिया कम होगा, ये एरिया ज्यादा होगा, विजुअलाइजेशन है, तो बेसिक सी बात है, ये वाला एरिया बड़ा होगा, सो दिस एरिया विल बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 0.7। ठीक है, ऑप्शन ए है शायद ये। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, थोड़ा बहुत ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही हो गया। यहाँ पे मैंने ग्राफ को देख के थोड़ा समझा है कि ग्राफ यहाँ पे कट हो रहा था, ये वाला एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है, तो ये वाला एरिया ज्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया। ठीक है, काफी हो गया, ब्लू ब्लू हो गया क्योंकि ब्लू पेन था, तो ये देख लेना, मतलब इजी था ये, इसमें कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
ओके, सो वी आर विद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी इजी है, इसको देख के लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। तो यहाँ पे इसने बोला कि मेरे पास एक्स और वाई दो रैंडम वेक्टर थे, एक्स वाई भी ये रैंडम वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, दिस इज एक्स, कैपिटल एक्स, और वी कैन सी इसको नाम दे दूं मैं, कुछ नाम दे देते हैं, क्या दूं, पी दे देते हैं, पी। ओके, सो पी इज बेसिकली वेक्टर जो जिनसे बन रहा है एक्स और वाई से। सबसे पहली बात जो नोट करनी थी, ये चीज सबको पता है, वेक्टर को मैं किस इस फॉर्म में लिख दिया, इसके ऊपर वेक्टर का साइन दे देते हैं, वेक्टर है। ओके, अब मेरे को अगर इसका एमजीएफ लिखना है तो दिस विल बी एम पी टी, ठीक है। एमएक्सटी होता था, एमपीटी हो गया क्योंकि पी वेक्टर दे रखा है मैंने। अब पी मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, सो दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म एंड इवेंचुअली दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म, सो दिस विल बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी वेक्टर इनटू पी वेक्टर, ठीक है। अब टी वेक्टर होगा तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे लाइक टी1, टी2 एंड सो ऑन। ऐसे ही पी1 के, तो पी वाला हमारे पास मैंने पी इसको माना है तो यहाँ पे बस टी2 पे खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ही होंगे इसके भी। सो दैट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी1 एक्स प्लस टी2 वाई, ठीक है। तो जॉइंट पीडीएफ को हम, जॉइंट एमजीएफ को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx, or we can say t1x dot e raised to the power t2x, ठीक है। ये चीज होगी हमारे पास। अब हम बात करते हैं z के ऊपर। तो z इन्होंने बोला कि दिस z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब थिंग इज दिस इज नॉट ए वेक्टर। यहाँ पे जो नोट करने की बात थी वो थी कि हमारे पास जो z होगा दिस इज नॉट ए वेक्टर। ऊपर जो गिवन था x और y वो वेक्टर था, लेकिन नीचे वाला वेक्टर नहीं है। दिस इज समेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, सो दिस विल नॉट बी ए वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे जो हम t लेंगे दिस विल नॉट बी ए वेक्टर इवेंचुअली। ओके, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी m z t, ठीक है। अब ये भी वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे नोट करनी थी, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये समेशन है दो कंपोनेंट्स का। ओके, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज m ऑफ z t विच इक्वल टू m ऑफ x प्लस वाई t। सबसे पहली बात जो नोट करनी थी, यहाँ पे t वेक्टर नहीं होगा। ओके, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x प्लस वाई, ठीक है। इसको और मैं आगे लिखना चाहूँ, सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x डॉट e रेज टू द पावर t y। ये हो गया मेरे पास। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अलग अलग दिखेगा नहीं तो। ओके, तो जो मैंने क्या लिखा है, मैंने mgf लिखा है किसके लिए, mgf फॉर z दैट इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, तो मैंने इसके z के mgf को कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया, इसका हम अभी आगे यूज करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जो गिवन mgf है। सो गिवन mgf किसके लिए, जॉइंट mgf है, ये वाला फैक्टर है। तो दिस फैक्टर ये इसके इक्वल हो गया बेसिकली, सच दैट t1 इक्वल टू t एंड t2 इक्वल टू t, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे ये y था सॉरी, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो t1 और t2 इक्वल हो गए। सो बेसिकली जो mgf बनेगा z का, दैट विल बी द सेम mgf सच दैट t1 इक्वल टू t2। यहाँ पे जो नोट करने की बात थी, ठीक है। तो mgf की डेफिनेशन याद रखनी थी यहाँ पे, और कुछ नहीं था। तो जो गिवन कंडीशन थी उसका ही यूज करते हुए मैंने mgf लिख देना है इसका। सो इसका mgf हमारे पास बनेगा, जो mzt बनेगा हमारे पास, दैट थिंग इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2t इंटू 1 माइनस t, ठीक है। तो मेरे पास mgf आ गया। इसने पूछा था वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस हमारे पास किसी भी वेक्टर और रैंडम वेरिएबल z के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ, दैट इज x रेज टू z रेज टू द पावर 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z इसका होल स्क्वायर। ये सबको पता है, ठीक है। 2 नाम दे दो इसको। तो अभी हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन और सेकंड एक्सपेक्टेशन ये निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर। ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय 1 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास mgf। तो इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0, दैट विल बी गिविंग मी द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, सो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास हो जाएगा, वी कैन से z, यहाँ पे z है, सो दैट विल बी डेल्टा ओवर डेल्टा t
ऑफ mzt एंड पुटिंग t इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं। सो दिस विल बी लाइक, डिनोमिनेटर को मैं कुछ नहीं लिखूंगा, t इक्वल टू 0 पुट ऑन करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 इसको, तो डिनोमिनेटर को रख के ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 0, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 सॉरी -3 और एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस सॉरी 4t। ठीक है, t की वैल्यू को 0 पुट ऑन कर देंगे, तो जैसे t की वैल्यू को 0 पुट ऑन करेंगे सो दिस विल बी 3। ठीक है, तो मीन आ गया हमारे पास z का, दैट इज 3। अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन बना था उसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको डिफरेंशिएशन कर लेना। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लोगे इसका, उसके बाद t की वैल्यू को 0 पुट ऑन करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा आई गेस 14। तो मैंने सोल्व करके देखा तो शायद 14 था। ठीक है, तो 14 तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद वेरिएंस में तुम वैल्यू पुट ऑन करोगे, सो दैट विल बी 14 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज 9, सो कमिंग आउट टू बी 5। ओके, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ z आ गया हमारे पास 5, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी दैट इज 5। तो ये वाला भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ये वाली चीज याद रखनी थी कि हमारे पास जॉइंट एमजीएफ होता क्या है। नहीं तो अगर तुम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो एक और दूसरा तरीका है, वो बहुत बड़ा है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई लिखोगे, उसको फिर एक्सपेंड करोगे वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y एंड सो ऑन, कोवेरिएंस वाली टर्म्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मेट से करोगे तो काफी इजी है और 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, आई गेस ये कर लोगे, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 19, 20 एंड 21। आई होप ये समझ में आए होंगे और वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।